नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन 21 में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, खुद का बहुत ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बीचों बीच हम खड़े हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट हैप्पी हेल्दी लाइफ अहेड। आइए आज का काम शुरू करते हैं सेशन 21 सीजन 3 करंट अफेयर बूस्टर के साथ। सबसे पहले इस वीक का शेड्यूल फिर से देख लीजिए दोस्तों। हमारा पावर ऑफ एफटी का नया ऑफरिंग बहुत ही सफल हुआ है। सुबह 7:30 बजे बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई है। संडे सुबह उसकी स्पेशल ऑनलाइन क्विज होगी। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें एप्टीट्यूड आता है तो आप इस सीरीज को फॉलो करना शुरू कीजिए। तपस्या के 2 सेशंस मैंने इस वीक रिलीज कर दिए। एक तो हमने लाइफ ऑन वीनस का रिलीज किया, एक राइजिंग रूपी पे किया। कल यानी शनिवार को मैं रिलीज करूंगा फार्म लॉस कंट्रोवर्सी, कृषि कानून विवाद। कल आपको वो सेशन मिल जाएगा, आपके सारे डाउट्स उससे रिजॉल्व हो जाएंगे। वो मेनली सिविल सर्विसेज फोकस्ड होगा, लेकिन वो है सभी के लिए यूजफुल। सीए बूस्टर और करंट अफेयर फॉर एग्जाम हमारा चल ही रहा है, और हमारे प्रीमियम सेशन भी सब कुछ बढ़िया चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल भी आपको संडे को दे दिया जाएगा। तो बड़ा अच्छा हुआ है शेड्यूल बना लेने से। पावर ऑफ एफटी को आपका प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी नेक्स्ट मंडे से लगातार जुड़िएगा। कुलदीप सिद्ध राजस्थान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लंबे समय से सारे सेशंस देख रहे हैं। थैंक यू कुलदीप, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। बाकी के लोग भी जरा टेस्टिमोनियल लिखने में गति लाओ भैया फटाफट, तो आपको भी हम यहाँ प्रेजेंट करें। शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले एग्रीकल्चर बिल्स। तो जब शिरोमणि अकाली दल एसएडी ने यूनियन कैबिनेट छोड़ने का निर्णय ले लिया तो काफी बड़ा निर्णय है। तो ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में पहली बार किसी मंत्री ने आगे बढ़ के त्यागपत्र दिया। मतलब पंजाब की स्थानीय राजनीति में कुछ बहुत ही उनके विरुद्ध बात जा रही होगी, तभी हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन किया, अदरवाइज तो वो करती नहीं। तो आइए इस मुद्दे को थोड़ा सा समझते हैं। टोटल प्यारे दोस्तों, जो 3 कानून हैं, ये भारत में कृषि को पुनर्परिभाषित करने का एक तरीका है। हम जो कल का तपस्या 053 सेशन प्रस्तुत करेंगे हमारे चैनल पर, उसमें आपको बारीकी से सब बता देंगे। लेकिन अभी समरी ले लेते हैं, वैसे हमने कल भी पढ़ाई थी। इन कानूनों में कहा यह जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। जो कई दशकों से किसानों के हाथ पांव बंधे हुए थे, केवल मंडी में बेचो, केवल ऐसा करो, केवल वैसा करो, हम वो बंधन तोड़ के पूरे भारत को एक बाजार बना रहे हैं। किसान किसी को भी अच्छे दामों पर बेच सकेगा, और ये किसान के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ये सरकार का कहना है। ऑपोजिशन का यह कहना है कि यह सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी, केवल कॉर्पोरेट्स बचेंगे, किसान मजबूर हो जाएगा, तब सरकार एमएसपी में खरीदना भी बंद कर देगी। अब इसमें से सच क्या है वो तो डिटेल एनालिसिस से समझ में आएगा। फिलहाल इस न्यूज को देखते हैं। अब बीजेपी का बहुत पुराना साथी रहा है शिरोमणि अकाली दल एसएडी, लेकिन उन्होंने नए कानूनों को लेकर रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने ये कहा है, मतलब रिश्ता तोड़ लिया यानी मैडम बादल ने कैबिनेट से रिजाइन किया है। अभी एसएडी बीजेपी का रिश्ता अभी तक तो नहीं टूटा है। इन्होंने कहा कि जो कानून बने उसमें पंजाब के किसानों की चिंताएं जो इन्होंने बताई थी उसका ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन मजे की बात यह है प्यारे दोस्तों कि सिर्फ 1 महीना पहले यही शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ खड़ा था, एनडीए के साथ खड़ा था, इन कानूनों के साथ खड़ा था, और सबको यह बता रहा था पंजाब में कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों के हितों की रक्षा होगी और सरकार एमएसपी देगी ही देगी, सरकार का एश्योरेंस है। तो पंजाब के सीएम कैप्टन जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं विरोध करके, क्योंकि ये कानून अच्छे हैं। जस्ट 1 month ago these fellows were supporting these, but in 1 month the local agitations in Punjab and also Haryana have become so intense कि एसएडी को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ गई। आपको फंडा समझ में आया इसमें? तो किसानों का रेजिस्टेंस बहुत भयंकर हो रहा है, और अब शिरोमणि अकाली दल एग्जैक्टली वही कह रहा है जो पंजाब में कांग्रेस कह रही है। एसएडी दरअसल उसका पूरा बेस किसानों में है, तो वो उनको तो नाराज अब कर ही नहीं पाएगी। पंजाब में 12 लाख किसान परिवार हैं, 28,000 रजिस्टर्ड आड़तीय हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, और इनकी एक व्यवस्था लंबे समय से बनी है जो इन कानूनों के आने से बदलने का खतरा है। पंजाब की इकोनॉमी में हजारों करोड़ों रुपए का फ्लो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो चावल और गेहूं की व्यापक एमएसपी खरीदी करता है, उससे चलती है। इकोनॉमी में भयंकर फ्लो आता है। Now the farmers and the commission agents and the mandis are extremely scared कि all that flow will slowly start to reduce and one day simply end and vanish and everything will be in control of newer players which may be corporates। तो इसी वजह से मंत्री महोदया का जो रेजिग्नेशन था वो दरअसल अनुच्छेद 75 की वजह से भी था, क्योंकि अगर उन्हें संसद में इस बिल के खिलाफ वोट डालना है
तो आर्टिकल 75 के मुताबिक वाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट शी कुडंट हैव डन इट। तो ये है पूरी कहानी। तो दोस्तों ये सारे के सारे बिल्स जो हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं क्योंकि इसमें बहुत फंडामेंटल चेंज आ रहा है। अब देखेंगे हमारे कल के तपस्या सेशन में क्या होगा। आते ही सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आपका प्यार भरा आशीर्वाद इस सीरीज पे बनाए रखें। आज हम आ गए हमारे 21st सेशन पर, 60 तक हम इसको लेकर जाएंगे। प्यारे दोस्तों आज का पहला सवाल नोट करें, क्वेश्चंस कंपाइल करें और आंसर्स भी देते चलें। व्हाट इज द बेसिक रीजन that farmers in Punjab and Haryana are so vigorously opposing the new farm laws? Automate now, pay later. अब कोविड आने से एक बहुत बड़ी समस्या यह हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अब वर्कर्स को दूर दूर खड़ा करना है, वर्कर्स आ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनियां जो पहले से ऑटोमेशन का सोच रही थी, रोबोट्स लगाने का सोच रही थी, मशीनें बढ़ाने का सोच रही थी, इंटेलिजेंट मशीन्स लगाने का सोच रही थी, अब उनको एक कारण मिल गया इस चीज को जल्दी से करने का। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑटोमेशन बहुत महंगी और खर्चीली एक्सरसाइज है और इसी वजह से अब एक नया मॉडल आया है, ऑटोमेट नाउ पे लेटर। इसका मतलब ऑटोमेशन करवाने वाली कंपनियां आपकी कंपनी में स्वचालन की मशीनें और रोबोट लगा के जाएंगी और आपके साथ वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि जो टारगेट्स सेट होंगे कि ऑटोमेशन से आपका फायदा हुआ कि नहीं, इफ दोस टारगेट्स आउटकम बेस्ड टारगेट्स आर नॉट मेट, तो भाई हमें आप पेमेंट मत कीजिए या कम पेमेंट कीजिए। तो ऑटोमेट नाउ पे लेटर मॉडल भारत की इंडस्ट्री में धीरे धीरे आ गया है और प्रीवियसली अग्रीड रेवेन्यू इंपैक्ट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑटोमेशन पार्टनर पर अब ये जिम्मेदारी आ गई, उस पर ये प्रेशर आ गया कि उसको तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका पैसा ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सभी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत हार्मोनियस होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटरनल कम्युनिकेशन हार्मोनियस नहीं है तो वो ऑटोमेशन कंपनीज को क्या समझाएंगी और रोज झगड़े होंगे। तो बेसिकली वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ वेरी मेजर चेंज इन ऑटोमेशन इन इंडिया, और कितना होगा, कैसे होगा, ये आने वाले महीनों में हम देखेंगे। अब सभी लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है, दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। भारत में प्रतिदिन 1 लाख कोविड के नए इन्फेक्शन और 1100 मौतें अब फिक्स हो चुकी हैं। ये ऊपर ही जाएगा, कम होने के आसार अभी कहीं नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत तेज गति से व्हाइट कॉलर नौकरियों का हनन हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्षय हो रहा है। ये दोनों ट्रेंड एकदम जम के बैठ गए हैं और इस लाइट में ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द न्यू ऑटोमेट नाउ पे लेटर मॉडल इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑल अबाउट। हमारे बहुत शानदार सिविल सर्विसेज के कोर्सेस हैं, हमारी टीम से संपर्क करें, जानकारी लें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हैं। बहुत प्यारे प्यारे इसमें सेशंस हैं, सपोर्ट है, स्टूडेंट रिसोर्सेज सेंटर है, स्टडी मटेरियल है, सारा अप टू डेट है। आज के आज एनरोल करें और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। प्यारे दोस्तों अब लेते हैं ग्लोबल कोरोना का एक पूरा का पूरा कोविड का अपडेट। तो दुनिया में हो गए हैं 3 करोड़ केसेस और 9.5 लाख मृत्यु हो चुकी है। जनवरी फरवरी के महीने में अगर मैंने ये बातें आपसे की होती तो कोई यकीन ही नहीं करता, लेकिन अब आप देख रहे हैं एक पैंडेमिक ने कैसी परिस्थितियों को बदल के रख दिया है। पहले सभी ने ये सोचा था कि किसी तरह जून या जुलाई तक ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली द वे द ट्रैजेक्टरी ऑफ कोविड हैज गॉन, अदर देन चाइना एवरीवन सीम्स टू बी पेइंग अ वेरी वेरी बिग प्राइस। इनफैक्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज का $1.2 ट्रिलियन का कोविड बिल आएगा, यानी इतना लॉस उनको हो जाएगा, ये टॉप थिंक टैंक्स ने आज फैक्ट जारी किया है। अब यूरोपियन यूनियन ने दावा किया है कि उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोरोना डीएक्स। ये क्या है? कोरोना डीएक्स 1 मिनट में आपका कोविड टेस्ट करके दे देगा। विद इन 1 मिनट इट विल टेस्ट एंड लेट यू नो। तो इतना आप थोड़ा सा एग्जाम के लिए याद रख लेना। चाइना की कंपनी सिनोफार्म जो है उसकी वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड वायरस के साथ हजारों चीनियों को दे दी गई है और ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने बहुत खतरनाक लॉकडाउन लगाया, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी बढ़ी नहीं, कम हुई, क्योंकि सरकार ने स्टिमुलस बहुत दिया है। ट्रंप ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो वहां की सबसे बड़ी डिजीज बॉडी है, उससे $700 मिलियन निकाल लिए और ऑपरेशन वार्प स्पीड को एलोकेट कर दिए। ऑपरेशन वार्प स्पीड का मतलब होता है बहुत भयंकर गति से वैक्सीन बनाओ, बेसिकली चुनाव आने के पहले वैक्सीन बनाओ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से 10 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। आई एम द बेस्ट, यू मे थिंक आई एम 10 पॉइंट बिहाइंड, एक्चुअली आई एम 10 पॉइंट अहेड। तो वो अभी 10 पॉइंट पीछे चल रहे हैं और उन्होंने एक ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया है कि भैया अगर एक फील गुड सेंटीमेंट में अमेरिका में ले आऊं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन देखिए वैक्सीन ऐसी नहीं बनती हैं, उनमें बहुत खतरे होते हैं और अगर उन्होंने जबरदस्ती ये किया
उसके परिणाम काफ़ी घातक भी हो सकते हैं। ईरान इज़ नॉट डूइंग वेल, वहाँ के नंबर्स खराब आ रहे हैं। तो ये है दुनिया भर की पूरी कहानी। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द इनहेरेंट डेंजर्स इन ट्राइंग टू पॉलिटिकली पुश अ वैक्सीन टू अ सर्टन डेडलाइन और अप अगेंस्ट अ सर्टन डेडलाइन। मॉडर्ना कंपनी जो अमेरिका की है, अभी तक वैक्सीन में जो सबसे साइंटिफिकली काम कर रही है उसमें मॉडर्ना सबसे आगे है। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका का आपको पता ही है, 2 बार अभी तक उनके ट्रायल्स पुट ऑन होल्ड हो चुके हैं। लेकिन मॉडर्ना के 30,000 वॉलंटियर्स का पूरा डेटा पब्लिक में रिलीज किया गया है। तो मॉडर्ना इज वर्किंग एज पर ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट एंड साइंटिफिक नॉर्म्स, और उन्होंने अपने 30,000 वॉलंटियर्स का पूरा जो वैक्सीनेशन का इनोकुलेशन का डेटा है 25,000 का, वो उन्होंने अभी रिलीज किया। उनमें से 10,000 को 2-2 डोसेज उनकी वैक्सीन के दिए जा चुके हैं। लेकिन मॉडर्ना भी ये कहती है कि मार्च 2021 तक पूरे 32 करोड़ अमेरिकन्स को हम शॉट लगा दें वैक्सीन का, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 2021 एंड तक पूरा काम जाएगा अगर वैक्सीन आई तो। एंड द स्टोरी ऑफ मॉडर्ना इज द स्टोरी ऑफ हार्ड साइंस इन एक्शन। तो ये बड़ा मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग है द वे द होल थिंग इज गोइंग। और वैक्सीन्स की पूरी फेज 1, फेज 2, फेज 3 फाइनल अप्रूवल जो है, जो 5-5, 6-6 सालों में होती थी, अब वो कंप्रेस होकर 1 साल हो गया है। अभी तक फाइनल वैक्सीन नहीं आई है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ आर सुपर कंप्यूटर्स हेल्पिंग इन एक्सिलरेटिंग वैक्सीन डिस्कवरी। बहुत अच्छा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। विजय पांडे लैब के बारे में थोड़ा पता कीजिएगा, मजा आएगा आपको। प्यारे दोस्तों, दिल दहला देने वाली खबर है। यूनिसेफ का यह कहना है कि कोविड ने बड़ों के साथ जो किया तो किया, नौकरियां गई, बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन आ गया, हाउस होल्ड डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस बहुत बढ़ गए, ये तो है। लेकिन जो बच्चे गरीबी में जी रहे हैं दुनिया में, खतरनाक रूप से उनकी तादाद बढ़ गई है 2020 में, सारी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया। भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। अब ये गरीबी को यूनिसेफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी बोलता है, बहुआयामी गरीबी। उसमें एजुकेशन से वंचित होना, हाउसिंग से वंचित होना, सैनिटेशन यानी स्वच्छता से वंचित होना, न्यूट्रिशन से वंचित होना, सिक्योरिटी से वंचित होना, ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस के फॉर्मूले होते हैं। तो यूनिसेफ कहता है कि पैंडेमिक बच्चों के प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं रहा है। आज 12 करोड़ बच्चे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे खसक गए हैं सारी दुनिया में। ये नंबर उन्होंने जो दिया है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी 120 करोड़। अब आप देखिए 120 करोड़ क्या होता है। 120 करोड़ यानी दुनिया की 770 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ बच्चे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो ऐसे में दुनिया का भविष्य क्या है? ये बच्चे कल के हमारे एडल्ट हैं, कल के हमारे नागरिक हैं 20 साल बाद के। 2020 में कोविड की वजह से 15 करोड़ बच्चे गरीबी के नीचे आ गए। तो मतलब पहले 105 थे, अब 120 करोड़ हो गए हैं। एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम, और इसमें 70 देशों का एनालिसिस हुआ है। तो दोस्तों, ये तो आज की प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमें हिट कब करेगी? मतलब दुनिया को आज से 10 से 15 साल बाद, व्हेन दीज किड्स विल ग्रो अप, और इनमें किसी में वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है तो बीमारियां आएंगी, तो अस्पताल जाएंगे, तो पब्लिक हॉस्पिटल्स पे लोड आएगा, या एजुकेशन ढंग से नहीं हुई तो बेसिक ह्यूमन स्किल्स और कैपेबिलिटी नहीं बन पाएंगी, तो ये लोग अच्छी नौकरियां करने के लायक। तो ये पूरा कोविड की जो कीमत हम चुकाने वाले हैं 10, 12, 13, 14 साल बाद, हमें पूरी कीमत चुकानी है अगर इस पे जल्दी से ब्रेक नहीं लगा तो। समझ में आया आपको? हमारा अगला क्वेश्चन नोट करें, कॉमेंट ऑन द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड ग्लोबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं जानता हूं थोड़ी सी डिप्रेसिंग और दुखी करने वाली हैं, लेकिन सत्य से हम भाग कैसे सकते हैं? सत्य का सामना तो करना ही पड़ेगा, और इसलिए सीधे घुस जाओ उस चक्रव्यूह में, उसको पढ़ो और आगे निकलो। उससे बच के भागने में कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अपनी बदमाशियों पर फिर से लौट आया है, और पाकिस्तान कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र को हमारे संपूर्ण स्वायत्त राज्य का हम दर्जा देने वाले हैं। भारत ने ऑफिशियली अनेकों बार पाकिस्तान को बता दिया है, अभी फिर बताया है हाल फिलहाल में, दैट एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। बट द प्राइम मिनिस्टर हैज इंश्योर्ड, इमरान खान की बात कर रहे हैं, कि गिलगित बल्तिस्तान को एक फुल प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा? वहां की संसद में, वहां की राज्यसभा यानी नेशनल असेंबली और सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जगह मिलना शुरू हो जाएगी। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक क्यों है?
चाइना का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $60 अरब इन्वेस्ट हो रहे हैं, हो जाएंगे। पूरा का पूरा गिलगित बल्तिस्तान से निकलता है। एक तरफ वो शिनजियांग में उरुमकी से कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान के ग्वादर को कनेक्ट करता है। इंडिया हैज बीन रिपीटेडली रजिस्टरिंग इट प्रोटेस्ट विद चाइना कि यू आर गोइंग थ्रू गिलगित बल्तिस्तान विच इज माई टेरिटरी। अब इन्होंने बोल दिया कि जीबी को अब हम फुल प्रोविंस बना देंगे। वहां पर वो ईस्टर्न लद्दाख में घुस आया और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर ये काराकोरम में फोर्सेस को मैच करने की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे सीडीएस रावत ने आर्मी चीफ रहते हुए कुछ समय पहले कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है, ऑमिनसली दैट साइन इज विजिबल इन द फ्यूचर। और वो ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं, वो नहीं होना चाहिए, बातचीत से रिजॉल्व होना चाहिए। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज पाकिस्तान इंटेंट ऑन गिविंग द फुल प्रोविंस स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान? रिलायंस रिटेल रिलायंस जियो की तरह बिल्कुल सातवें आसमान की तरफ अग्रसर है। आरआईएल ने हाल ही में एक प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फर्म से $1 अरब का निवेश रिलायंस रिटेल में लाया। अभी जो मई जून जुलाई में तांडव नृत्य हुआ था वो रिलायंस जियो का था, जिसमें एक के बाद एक के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चेक आ गए, क्योंकि बेसिक प्रॉमिस था कि जियो सस्ता फोन पूरे 130 करोड़ भारतीयों के हाथ में पहुंचा देगा, जिसमें एक सुपर ऐप होगी, जिसमें कुछ भी खरीदना हो तो जियो से खरीदो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी का कौन हिस्सा नहीं बनना चाहेगा? तो फ्रॉम फेसबुक टिल एवरीवन, तो उनमें 1.5-2 लाख करोड़ का निवेश आ गया। लेकिन रिलायंस रिटेल तब तक अनटच था। रिलायंस रिटेल वो फिजिकल एंटिटी है जो रिलायंस जियो के पूरे ऑनलाइन ऑर्डर्स का रिटेल का फुलफिलमेंट करने वाली है, और अब ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। लॉकडाउन था तब भी एक क्वार्टर में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, लॉकडाउन के बावजूद। रिलायंस रिटेल की बात कर रहा हूं, और ये रिलायंस इंडस्ट्री के 30% रेवेन्यू के बराबर था उस क्वार्टर में। तो मुकेश अंबानी अब इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस कंपनी में अभी तो शुरुआत हुई है, निवेश बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन एक बहुत फाइन पॉइंट है जो आपको समझना होगा। जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो ये कहते हैं, हमने जियो में इन्वेस्ट किया फ्यूचर देख के, हम रिलायंस रिटेल में आज निवेश कर रहे हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज में प्रोडक्ट सेल कर चुका है और हम कन्विंस हैं, इसलिए हम निवेश कर रहे हैं। और आगे चल के तो जियो के साथ ये बहुत बड़ा धमाका कर ही देगा भारत में। आपको बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज द मैग्नेट फॉर इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। अब कोविड की वजह से एक चीज जो हुई है जिससे बहुत फायदा हुआ है अंबानी का, रिटेल को डिजिटलाइज अब होना ही पड़ेगा। और ऐसे में अचानक से मॉल्स है फॉलन आउट ऑफ फेवर। कौन जाएगा मॉल्स में? भैया किसी को कोविड पकड़ना हो तो जाओ मॉल्स में, एयर कंडीशन क्लोज स्पेस, कितना भयंकर खतरा है उसमें, तो ये बात सभी समझते हैं। लेकिन छोटी छोटी किरानों की दुकानों की अचानक से बनाई, क्योंकि अब ये मेन पॉइंट ऑफ फुलफिलमेंट बन गए, तो अंबानी भी इनके पीछे भाग रहे हैं और अमेजन का जेफरी बीजोस भी इनके पीछे भाग रहा है। तो ऑर्गेनाइज रिटेल में भारत में क्रांति आने वाली है। लेकिन एक बेसिक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई आज अगर हम बोलते हैं $1200 अरब का है और ये 1750 अरब डॉलर हो जाएगा, ऑर्गेनाइज रिटेल यानी संगठित खुदरा व्यापार भारत के टोटल खुदरा व्यापार का एक बहुत छोटा परसेंटेज है। अभी तो अनऑर्गेनाइज ही सबसे ज्यादा, लाखों लाखों मॉम एंड पॉप रिटेल शॉप। इस सब कैलकुलेशन में सबसे फंडामेंटल कैलकुलेशन ये है कि भारत के लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा होगा और जिगर होगा। उसके लिए इकोनॉमी को प्लस में ग्रो करना बहुत जरूरी है। उसके लिए लोगों के पास नौकरियां आना जरूरी है। उसके लिए लोगों के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड की हिम्मत आना जरूरी है। आज ये तीनों फैक्टर है ही नहीं, तो शायद 1 साल में आ जाएं, 1.5 साल में आ जाएं, 2 साल में आ जाएं। When these factors come back, their impact on retail will be seen instantly, otherwise not. आपको सारे रिस्क फैक्टर्स भी समझ में आ रहे हैं ना? तो हमारा अगला सवाल नोट कीजिएगा, प्रेजेंट अ बैलेंस्ड एनालिसिस ऑन द गेम प्लान ऑफ रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल। प्यारे दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम की बात तो बहुत हुई, लेकिन जब हम बात करते हैं नीड फॉर ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी NHP की, NHP एक ऐसा पैरामीटर है, नीड फॉर ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी, किसी इंसान के आपके करीब होने की आवश्यकता किसी बिजनेस में, तो वो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होती है। आप मैप देखेंगे, माइनिंग ग्राफ देखेंगे, माइनिंग एंड क्वारिंग में सबसे ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन में उससे थोड़ी कम, और इसी तरह नीचे आते आते इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में सबसे कम। तो कोविड ने वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड को एक्सिलरेट तो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड अ डिफरेंट स्कोर ऑन नीड फॉर ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी। तो सभी इंडस्ट्रीज को एक ही तराजू में तोलना असंभव है,
और ये बात बिल्कुल तय है कि इनफॉर्मल इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस बंद हो गई कंपनियों में, क्योंकि लोग अब जा ही नहीं रहे कंपनियों में। तो जो अनौपचारिक रूप से लोग आपस में मिलकर बहुत सारे काम कर लेते थे, समझ लेते थे, बॉन्डिंग कर लेते थे, वो सब खत्म हो गया है। द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ पीपल नॉट बीइंग इन फिजिकल टच विथ ईच अदर, इन द सेंस कि एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आंख से मिल पा रहे हैं और फेशियल जेस्चर्स से बातों को समझ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा कंपनियों पर, ये 2 साल में समझ में आएगा। बट देन इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी ऑल हंकी डोरी। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको बताऊं, ये सब कोरोना पैंडेमिक, ये सब तबाही, ये एक तरफ, और भारत के लीडिंग बिजनेस स्कूल एमबीए कॉलेजेस से प्लेसमेंट्स एक तरफ, अच्छे प्लेसमेंट्स हुए इस साल। इसका मतलब कंपनीज आर बुलिश एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, और एटलीस्ट कंपनीज वांट द स्मार्टेस्ट टैलेंट टू रन देम ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम। तो वो सारे ट्रेंड पैरेलल चल रहे हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम एज इट रिलेट्स टू ह्यूमंस एंड कॉर्पोरेट्स। बहुत खतरनाक खबर है, 60 लाख व्हाइट कॉलर लोगों की नौकरियां पिछले 4 महीने में खत्म हो चुकी हैं। सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि टीचर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट, इन सब में 60 लाख व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैव लॉस्ट देयर जॉब। और वापस कब मिलेगा किसी को नहीं पता। अनलॉकिंग हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से नौकरियां लगातार टूट रही हैं, और वापस कब मिलेंगी किसी को नहीं पता। जनवरी में सीएमआई का कहना था कि उसका एनालिसिस था कि भारत में 1.81 करोड़ व्हाइट कॉलर वर्कर थे, लेकिन जुलाई आते आते केवल 1.2 करोड़ व्हाइट कॉलर वर्कर बचे, और इनमें से भी बहुत सारा नुकसान एमएसएमई में हुआ है। तो ऑल दी वर्किंग प्रोफेशनल्स हु हैव बीन वॉचिंग माई सीरीज, और जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट। मैं आपको पिछले 4 महीने से कहता आ रहा हूँ, 5 महीने से कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक पक्की फॉर्मल सेक्टर की नौकरी आज है, कुछ भी हो जाए उस नौकरी को छोड़िएगा मत। ये मैंने आपको 5 महीने पहले भी एडवाइस किया था। मेक श्योर यू स्टिक टू योर जॉब नो मैटर व्हाट हैपन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग टुमारो। तो थोड़ा खुद का ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल, व्हाई इज देयर अ होलसेल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स इन इंडिया एंड व्हाट कैन बी अ रेमेडियल मेजर। प्यारे दोस्तों, अगर अंग्रेजी की जरा सी भी दिक्कत है तो उसका रेमेडियल मेजर है इंग्लिश क्रैकर कोर्स। लिंक आपको हमने दी है, पीटी गुरुकुल पे जाके आप ये सारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। सो गो अहेड एंड इंप्रूव योर इंग्लिश यूजिंग आवर इंग्लिश क्रैकर कोर्स। यूट्यूब मेंबरशिप जरूर लीजिए। इसी वीडियो में नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऑप्शन आएंगे। लेवल 1, लेवल 2 है। 75 सेशंस कल ही हमारे पूरे हुए। अद्भुत खजाना है करंट अफेयर्स प्रीमियम का। आज के आज एनरोल करें और अपनी शानदार यात्रा शुरू करें। ये सारे डिलीवरेबल्स इसमें आपको मिलेंगे। लेवल 2 में पावर ऑफ 10 होता है। कोई टेक्निकल दिक्कत हो हमें मेल कीजिए अपने नंबर के साथ, वी विल हेल्प यू। आज के हमारे दोनों एडिटोरियल बड़े प्यारे हैं। पहले ये वाला लेते हैं। देखिए, सुदीप्त मुंडल कहते हैं कि सबसे बड़ा वादा जो केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में भारत के राज्यों को किया, वो किया था श्रीमान अरुण जेटली साहब ने। उन्होंने ये वादा किया था कि जीएसटी कंपनसेशन मैं तुम्हें दिलवाऊंगा 5 साल के लिए, और ये एक वर्ड ऑफ ऑनर था जिसे अब 2020 में सरकार ने ठुकरा दिया है। ये बहुत गलत है। सरकार को ऑनर करना चाहिए, नहीं तो राज्य आगे कभी कोऑपरेट करने की स्थिति में नहीं आएंगे। बहुत अच्छा एडिट है, पढ़ लीजिएगा। ये और मजेदार एडिट है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरे ने हाल ही में एक स्पीच देते हुए ये कहा कि जितने भी G20 के देश हैं, खासतौर पर भारत, उन्हें अगले साल से किसी भी तरह का नया कोयले का निवेश करना ही नहीं चाहिए, और 45% एमिशन घटा दो 2030 तक। लेकिन ये तो UNFCCC की उस अंडरस्टैंडिंग का वायलेशन है कि डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशंस का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि हम थोड़ी दोषी हैं। वो जो स्टॉक खड़ा हो गया पूरा का पूरा आसमान में, फ्लो कम करने में मदद कर सकते हैं। स्टॉक हमारी वजह से थोड़ी बना है ग्रीन हाउस गैसेस का। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग नेशन और इंडिया पे भी दबाव डाल रहा है। तो ऑथर्स कहते हैं कि इंडिया को अंतोनियो गुतेरे और यूएन की इस मांग को बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोयला 0 कर दिया अगले साल से यूज करना, तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाएगा। बहुत मजेदार है ये डेवलपमेंट। इसको पढ़िए, समझिए, और इसका एनालिसिस हमें कमेंट हेड में दीजिए। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीटी को pteducation.com/contribute पर, और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल है। संडे सुबह पावर ऑफ एप्टी का स्पेशल क्विज भी होगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। और कल तपस्या सीरीज में मैं फार्म लॉस कंट्रोवर्सी पर पूरा एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे भेंट करेंगे सेशन 22 में। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, सारे सवालों के जवाब लिखिए, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। करोना माता का प्रसाद ले लीजिए, और फटाफट दोस्तों सेशन को लाइक कीजिए और हमारे साथ साथ बोलिए, गो करोना गो, नो करोना नो,
करुणा शांत हो, लंबी चल गई है लड़ाई और अभी लंबी चलनी है, इसलिए बेटा खुद को जरा सुरक्षित रख लीजिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। वी ऑल प्रे दैट दिस क्राइसिस एंड सून। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।